जी बेटा, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। होपफुली आप सबको मेरी आवाज़ क्लियर होगी। In previous class we have discussed the topic of the empirical and molecular formula और मैंने आपको होमवर्क के तौर पर एक क्वेश्चन दिया था, होपफुली आप सबने उसे कंप्लीट किया होगा। उसका एम्पेरिकल फार्मूला आना चाहिए CH2 और उसमें N की वैल्यू आनी चाहिए 6 और उसी के अकॉर्डिंग आप मॉलिक्यूलर मास भी फाइंड आउट कर सकते हैं। आज हम इसी से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करेंगे, लेकिन बस फर्क इतना है कि एक हमने कभी इक्वेशन पढ़ी थी PV इक्वल्स टू nRT। आज उस इक्वेशन को एम्पेरिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला में हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ये आज का हमारा टास्क है। सबसे पहले तो क्वेश्चन नोट डाउन कीजिए। अ गैसियस हाइड्रोकार्बन A gaseous hydrocarbon contains 82.6% carbon, 'Find its molecular formula'. F2.9 gram sample of this hydrocarbon occupies 1.12 dm³ at STP. This is the question. अगर हम इस क्वेश्चन को इवैल्यूएट करें, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, the given substance is gaseous hydrocarbon. That means compound is consist of only carbon and hydrogen, from which the percentage of carbon is given and there is no any percentage of hydrogen. हाइड्रोजन की परसेंटेज नहीं है। लेकिन अब हम इस बात को बहुत अच्छी तरीके से जान चुके हैं कि अगर हाइड्रोजन ना हो हाइड्रोकार्बन में, तो हम सिंपल क्या करते हैं, 100 में से माइनस कर देते हैं कार्बन परसेंटेज और हमें हाइड्रोजन मिल जाता है। लेकिन क्वेश्चन कहता है फाइंड इट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला। हमें तो अभी तक ये आदत थी कि मॉलिक्यूलर फार्मूला डिटर्मिनेशन में आपको हमेशा गिवन होता था मॉलिक्यूलर मास, लेकिन मुझे यहाँ कहीं पर भी मॉलिक्यूलर मास नजर नहीं आ रहा है। हाँ, मास नजर आ रहा है लेकिन ग्राम्स में, सही, ग्राम्स में, और वो किसका मास है, इसी हाइड्रोकार्बन का मास है, मॉलिक्यूलर मास नहीं है। तो फिर एक और चीज भी मुझे यहाँ पर नजर आ रही है विच इज 1.12 dm³, वॉल्यूम भी नजर आ रहा है और कंडीशन भी नजर आ रही है मुझे STP, यानी वो कहता है कि STP, इस STP हमारी जानी पहचानी टर्म है विच इज स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो इसका मतलब है कि जब हम इसका डेटा बनाएंगे तो हमारे पास मॉलिक्यूलर मास नहीं है, हमें मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करना पड़ेगा। लेकिन वो तब फाइंड आउट करेंगे जब हम मॉलिक्यूलर फार्मूला की बात करेंगे। फिलहाल अभी हमारा टास्क वही रहेगा, क्या, डिटर्मिनेशन ऑफ द एम्पेरिकल फार्मूला, डिटर्मिनेशन ऑफ द एम्पेरिकल फार्मूला। तो आपके पास क्या क्या चीजें गिवन है, सबसे पहले तो हम इसे फाइंड आउट करते हैं भाई। कार्बन परसेंटेज
Yes, 82.6. Mass in grams. Yes, 2.9 gram. And volume is 1.12 dm cube at STP. Is it clear? And requirement किस चीज की है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. सही, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड आउट करना है. सबसे पहले तो हम वही स्टेप नंबर 1 की बात करते हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ द और आइडेंटिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स. तो हाइड्रोकार्बन क्या कहता है? हाइड्रोकार्बन. याद कीजिए, आपको सिखाया था हाइड्रोकार्बन का मतलब है द कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन. आपने सबसे पहले यहाँ पे उन एलिमेंट्स के नेम मेंशन. सही. अब यहाँ स्टेप 2 की जरूरत ही नहीं है, मास डिटर्मिनेशन. यहाँ स्टेप 3 की जरूरत ही नहीं है. सही. तो आपने क्या किया? आपने सिंपल यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप पे चले जाना है. दैट इज स्टेप मोल रेशो. तो जब आप मोल रेशो पे जाएंगे तो मोल रेशो में क्या होता है? बिल्कुल सिंपल सी बात आपको याद करनी है. इक्वल्स टू परसेंटेज अपॉन एटॉमिक मास. तो कार्बन की अगर मैं मोल रेशो फाइंड आउट करूं तो यहां पर कार्बन की परसेंटेज क्या है? 82.6. 82.6. और इसको डिवाइड कर देंगे किससे? 12 से. जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आना चाहिए 6.88. ये तो सिर्फ कार्बन की बात थी. अगर हम हाइड्रोजन की बात करेंगे तो हाइड्रोजन की बात के लिए आपके पास बहुत सिंपल सी है कि हाइड्रोजन की परसेंटेज डिटर्मिनेशन के लिए आप पहले 100 में से 82.6 को करेंगे सब. 82.6 में से 82.6 को क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट. तो आपके पास आंसर क्या आएगा? जो आंसर है वही दरअसल परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन. तो आप भी साथ साथ सॉल्व करते जाएंगे. द परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इज 17.4. 17.4%. नाउ मोल रेशो ऑफ हाइड्रोजन. जब आप मोल रेशो ऑफ हाइड्रोजन के लिए बात करते हैं 17.4 डिवाइडेड बाय 1. तो अब एक मोल रेशो आपके पास कार्बन से आ रही है और एक मोल रेशो आपके पास हाइड्रोजन से आ रही है. और आप जानते हैं कि मोल रेशो इस स्टेप में आपको स्मॉलेस्ट मोल रेशो जरूर बताना होता है, which is 6.88. अब आप क्या करेंगे? नेक्स्ट स्टेप पर जाएंगे. द स्टेप इज सिंपलेस्ट रेशो. सिंपलेस्ट है ना. सिंपलेस्ट रेशो का फॉर्मूला आपको पता है, मैं सिर्फ डायरेक्टली अप्लाई करूंगी. कार्बन के लिए 6.88 divided by 6.88. You got 1. Hydrogen 17.4 divided by 6.88. जी 2.5.
और अब आपको फिर से एक और बात की प्रैक्टिस करवाई जा रही है, और वो क्या? सिंपल सी बात है, आपको याद होगा कार्बन इज 1 एंड हाइड्रोजन इज 2.5। तो आपने यहाँ पे क्या शो करना होता है? मल्टीप्लाई। क्यों भाई? टू चेंज इन द होल नंबर, मल्टीप्लाई बोथ विथ 2। 2 से ही क्यों? 2.5 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 5 आ सकता है, दिस इज होल नंबर। तो आपने क्या किया? CH2.5 मल्टीप्लाई बाय 2 to get the answer C2H5. What is this? This is simple empirical formula. सही, but it's not our answer. ये सिंपल हमें क्या दे रहा है? empirical formula. अच्छा, अब अगर हम बात करें नेक्स्ट, जो हमारा टारगेट है, डिटर्मिनेशन ऑफ द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो यकीनन यहाँ तक जितने भी बच्चों ने इसे सॉल्व किया होगा और समझा हुआ है, यहाँ तक कोई भी बात नई नहीं है। सही, कोई बात न्यू नहीं। 2.5, 1.5 ये सारी कहानी आपको प्रीवियस क्लासेस से समझाती हुई आ रही हूँ मैं। सही, तो अब आपको सिर्फ अप्लाई करना आना चाहिए और प्रैक्टिस। नेक्स्ट स्टेप पे बात करते हैं, दैट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अच्छा, अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के लिए आपके पास यहाँ पर कहानी कुछ इस तरह से है। सही है ना? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर मास ही गिवन नहीं है, लेकिन क्या क्या गिवन है? मास 2.9, और क्या गिवन है? वॉल्यूम 1.12 dm, और कंडीशन क्या बता दी? STP। आपको याद है STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना होता है? 273 केल्विन, है ना? चैप्टर 2 की बात है ये। एंड स्टैंडर्ड प्रेशर कितना होता है? 1 atm। तो सारी चीजें मौजूद हैं यहाँ पर। इसका मतलब मैं यहाँ पर नाउ अप्लाइंग जर्नल गैस इक्वेशन, जर्नल गैस इक्वेशन PV equals to nRT, PV equals to nRT। आप यहां से n फाइंड आउट करें तो फॉर्मूला क्या बनेगा आपके पास? PV equals PV अपॉन RT। R आप जानते हैं व्हाट इज R, और कौन सी वैल्यू रखनी है ये भी आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, और है भी 1.12। देन अपॉन 0.0821 मल्टीप्लाई बाय 273। आप यहां से मोल्स निकालेंगे, लेकिन ये कौन से मोल्स हैं ये बात याद रखें, ये वो मोल नहीं है बेटा जो आप एम्पेरिकल फॉर्मूला से मल्टीप्लाई कर। सही, ये भी अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा। The N is 0.0499, और जब आप N का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, when you applying the number of moles, then mass upon molecular mass, 0.0499 equals to क्या आएगा यहाँ पर? 2.9, और ये क्या है? मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास नंबर ऑफ मोल की जगह चला जाएगा, और नंबर ऑफ मोल मॉलिक्यूलर मास की जगह आ जाएगा। मॉलिक्यूलर मास नंबर ऑफ मोल की जगह चला जाएगा, और नंबर ऑफ मोल मॉलिक्यूलर मास की जगह आ जाएगा। क्या कहा मैंने? अब आप लोग भी खुद ही इसे दोहराएं ताकि आप इसमें गलती ना करें। जी गुड। क्या? मॉलिक्यूलर मास नंबर ऑफ मोल की जगह जाएगा, और नंबर ऑफ मोल
मॉलिक्यूलर मास की जगह आ जाएगा, तो फॉर्मूला क्या बनेगा आपके पास? बिल्कुल, मॉलिक्यूलर मास 2.9 डिवाइडेड बाय 0.0499। जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो आंसर आना चाहिए 58। आप होल वैल्यू पे फोकस करेंगे, पॉइंट को फिलहाल अगर 58.9 आता तो हम इसे इम्पोर्टेंस देते, हाँ जी इसे 59 कर देते हम इसे, लेकिन ये मॉलिक्यूलर मास आ गया। ये वो मॉलिक्यूलर मास है जो मुझे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के लिए जरूरी है। तो मॉलिक्यूलर मास आ गया आपके पास 58। एम्पेरिकल फॉर्मूला मास क्या आ सकता है? with the help of empirical formula C2H5, 12 multiplied by 2 plus 5, yes 29. Now what will you do? Find the n, molecular mass divided by empirical formula mass. 58 divided by 29। 58 कहाँ से आया आपको पता है? इतनी लंबी कहानी इस मॉलिक्यूलर मास डिटर्मिनेशन के लिए ही दी गई है। और जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो n की वैल्यू क्या आएगी? 2। देन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H5 multiply by 2, you got C4H10. This is the molecular formula which is for the given hydrocarbon according to the data. इसे क्विकली रिव्यू कीजिए और उसके बाद मैंने एक क्वेश्चन देना है, उसे आप मुझे सॉल्व करके बताएंगे। Now next question is your target. An organic compound producing air pollution contains 8.73% carbon, 77.45% chlorine, and 13.82% fluorine.
Find the molecular formula. If molecular mass is 137.5, for this you have 5 minutes. उसके बाद मैंने सिर्फ इसका आंसर वेरीफाई करना है. You have 5 minutes. Atomic mass of carbon is 12, chlorine is 35.5, and fluorine is 19. जी बेटा, वो बच्चे जो वाकई में सॉल्व कर रहे हैं उनकी वेरिफिकेशन के लिए इसका एम्पेरिकल फार्मूला आना चाहिए CFCl3. And for those students who have completed their task, the molecular formula is same. There is no any change. तो जब आप सारे स्टेप सही तरह फॉलो करते हुए आएंगे तो आप देखेंगे जो आपने एम्पेरिकल फार्मूला निकाला है वो कैलकुलेशन के जरिए मॉलिक्यूलर फार्मूला भी है उसका. किसका भाई? जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए बात हो रही थी कि विच कंटेन्स या विच प्रोड्यूसिंग द एयर पोल्यूशन. तो आप पहले मोल रेशो निकालेंगे, देन सिंपलेस्ट रेशो निकालिए आपने, वहां से तो आ गया आपके पास एम्पेरिकल फार्मूला. फिर आपने मॉलिक्यूलर फार्मूला के लिए एम्पेरिकल फार्मूला मास निकाला और इसके मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर दिया. Then you get the correct answer. This is how the number of numericals can be formed.
पता नहीं कितने नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं इससे। अब आपका टास्क ये होना चाहिए कि आपके पास टेन्योर अगर मौजूद है, नहीं है तो आप परचेज कर सकते हैं, सही। और आपका टास्क ये है कि अब आप उसमें जितने भी इस किस्म के न्यूमेरिकल आए हुए, एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला डिटर्मिनेशन, उसे आप तकरीबन 20th दिसंबर तक कंप्लीट कीजिए, सही। यू हैव इनफ टाइम, आप इसे 20th दिसंबर तक कंप्लीट कीजिए 10 ईयर्स में। तो हर ईयर में कम से कम एक एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला का क्वेश्चन तो मौजूद ही है। जो नहीं आता है कोई मसले वाली बात नहीं है, आप उसे स्किप कर सकते हैं, लेकिन जो नॉर्मल कैलकुलेशन के जरिए वहां पे लिखा हुआ है, कम से कम आप उसे प्रेडिक्ट कीजिए और उसकी हेल्प, और उसमें अगर कहीं हेल्प की जरूरत होगी तो यकीनन आगे आने वाले दिनों में कोई एक दिन ऐसा रखेंगे जिसमें हम उस टास्क को डिस्कस करें, सही। तो आपका असाइनमेंट जो आपको दिया गया है, दैट इज 10 years क्वेश्चंस, आपकी कॉपी में ही सॉल्व हो, इसकी बैक साइड पे सॉल्व कर लीजिएगा ईयर वाइज। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट, हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे बेटा। और ये भी याद रखें, इस असाइनमेंट से पहले आप अपनी बुक पर भी नजर डालेंगे। बुक में आपको अगर कोई क्वेश्चन नजर आते हैं तो बुक एक्सरसाइज से भी आप उसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि अगर मैं एक एक क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करना शुरू हो जाऊंगी तो फिर हमें बहुत टाइम लगेगा, सही। तो अब आपका ये टास्क कंप्लीट होना चाहिए 20th दिसंबर तक। तो देखते हैं कितने बच्चे इसे कंप्लीट कर पाते हैं और कितने बच्चे इसे सॉल्व कर पाते हैं। हम इस चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे बेटा, एंड नेक्स्ट टॉपिक इज टॉपिक नेम इज स्टीचियोमेट्री। लेकिन इस टॉपिक को पढ़ने के लिए आपको सबसे पहले कुछ बातों को समझना होगा, और वो क्या? द फर्स्ट टर्म इज केमिकल रिएक्शन। What is chemical reaction? It is simple combination of two or more substances to form a new compound or molecule. न्यू कंपाउंड और मॉलिक्यूल यानी दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस आपस में ऐसे जो है वो क्या करें, कंबाइन हो। और ये कॉम्बिनेशन कैसा कॉम्बिनेशन होगा? केमिकल कॉम्बिनेशन। यानी केमिकल कॉम्बिनेशन का मतलब दे केमिकली रिएक्ट। और जब ये रिएक्ट कर लेते हैं तो उन दोनों की, यानी जो रिएक्ट करें दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस, उन दोनों की अपनी आइडेंटिटी खत्म और वो एक नए सब्सटेंस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। यानी फॉर एग्जांपल ए और बी आपस में कंबाइन हो और एक न्यू सब्सटेंस बनाए, तो उस न्यू सब्सटेंस में ना ए जैसी प्रॉपर्टी होगी ना बी जैसी प्रॉपर्टी होगी, उसका फिजिकल एंड केमिकल बिहेवियर टोटली क्या होगा? चेंज। फॉर दिस the chemical reaction can be divided into two parts. Or simply we can say that chemical reaction is represented by
chemical equations. And what is chemical equation? Short way method to represent a chemical reaction. Short way method to represent a chemical reaction. और उस शॉर्ट वे मेथड में आप क्या यूज करते हैं? सिंबल्स एंड केमिकल फॉर्मूलाज. This short way method consists of two parts: reactants and products. The reactants are those which are combined, and products are those which are formed when two or more substances combine together. They are known as reactants, and a new substance which is formed is known as product. That means reactants are reacting substances and products are formed substances. रिएक्टेंट्स को आप ऐसे भी पहचान लेते हैं कि वो एरो टेल की तरफ मौजूद होते हैं, और प्रोडक्ट को आप ऐसे भी पहचान लेते हैं कि वो एरो हेड की तरफ मौजूद होते है ना. हो सकता है कि ये सारी बेसिक बातें आप में से कुछ बच्चों को पहले से भी पता हो, आपको भी पता थी, सही, लेकिन क्या हुआ, सबका एक साथ रिवाइज हो गया तो सबकी अब बेसिक्स जो है वो एक ही स्टैंडर्ड और एक ही लेवल पर आ जाएंगे, तो किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. तो यहां तक समझने के बाद अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, आप जानते हैं इक्वेशन. ये जो केमिकल इक्वेशंस हैं, ये दो तरह की होती हैं. एक बैलेंस्ड और दूसरी अनबैलेंस्ड. बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड. बैलेंस्ड मीन्स क्या होता है? नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट is same at both sides. Both sides means reactant or product. Reactant or product side. Unbalanced equation किसे कहते हैं? बहुत सिंपल, बिल्कुल ऑपोजिट. Number of atoms of all elements are unequal at both sides. और इन दोनों में से जो हमारे काम की इक्वेशन है, that is balanced chemical equation. सही है, वो हमारे पास काम के लिए क्या है? बैलेंस्ड. आप जब भी यूज करेंगे बैलेंस केमिकल इक्वेशन का. चलें थोड़ी सी एक एक्सरसाइज करते हैं. आज कुछ इक्वेशंस लेते हैं और उसे हम साथ साथ मिलके बैलेंस करते हैं, सही, ताकि टॉपिक जो है स्टिचोमेट्री याद रहे. मैंने भी उसके बारे में कुछ नहीं बताया, क्योंकि जब तक ये बेसिक्स नहीं होंगी मैं वहां उसकी डेफिनेशन भी नहीं लिखवा सकती, क्योंकि उसमें यही केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड, रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट्स, ये सारी कहानी आपको वहां पे डेफिनेशन में नजर आएगी. इक्वेशन बैलेंस कैसे करते हैं, चेक करते हैं भाई. फॉर एग्जाम्पल
reactants hydrogen and chlorine combine together, it forms HCl. तो हमने इसे कैसे प्रेडिक्ट किया भाई? यहाँ हाइड्रोजन कितने एटम्स हैं? 2. क्लोरीन कितने एटम्स हैं? 2. यहाँ हाइड्रोजन कितने एटम्स हैं? 1. क्लोरीन कितने हैं? 1. आप जानते हैं इक्वेशन बैलेंस करने के लिए कभी भी जहां मैं मार्क करूंगी वहां की बात गौर से समझिएगा, जहां मैंने सर्कल मार्क किए हैं आप कभी भी यहाँ नंबर ऑफ एटम्स नहीं लगाते। तो फिर सही जगह क्या है आपके पास नंबर ऑफ एटम्स की? जहां मैंने राइट टिक किया है, यहाँ आप लगाते हैं नंबर ऑफ एटम्स को बैलेंस करने के लिए। तो अगर इस इक्वेशन को बैलेंस करना है तो इट इज वेरी सिंपल, H2 plus Cl2 इट फॉर्म्स 2HCl। आपने 2 देखिए कहाँ प्लेस किया है। दिस इज हाउ द बैलेंस कैन बी, दिस इज हाउ द इक्वेशन कैन बी बैलेंस्ड। चलें सेकेंड वन इक्वेशन देखते हैं। आयरन combines with oxygen and it forms Fe2O3. This is the formula of the rust. At the reactant side, iron is 1 and oxygen is 2. At the product side, iron is 2 and oxygen is 3. याद रहे ये सब कभी 9 क्लास लेवल पर हम आपको सिखाते हैं, तो मैं सिर्फ आपको एक तरह से याद दहानी करवा रही हूँ कि बेटा इक्वेशन बैलेंसिंग हमने कैसे सीखी। अब प्रॉब्लम क्या है? अब प्रॉब्लम इस इक्वेशन से आपको एक और बात समझाना है, गौर से समझिएगा। ऑक्सीजन यहाँ 2 है और यहाँ 3 है, ना मैं 2 को 3 कर सकती हूँ ना मैं 3 को 2 कर सकती हूँ, हो ही नहीं सकता ना। तो फिर हमें क्या करना होगा? और मेरे पास एक ही पॉसिबिलिटी है, मैं सिर्फ जहां मैंने टिक मार्क किया वहां मैं नंबर ऑफ एटम्स ऐड कर सकती हूँ। तो फिर मुझे कोई एक ऐसा नंबर चूज करना होगा जो 3 और 2 दोनों के लिए मल्टीपल हो। मल्टीपल का मतलब जो दोनों से रिलेटेबल। तो हम क्या करते हैं? बहुत सिंपल, हम 3 और 2 दोनों का एक ऐसा मल्टीपल नंबर निकालते हैं जो दोनों के टेबल में नजर आता है। तो आपने क्या लिखना शुरू किया? अब यहाँ पर आपने लिखा Fe प्लस 3O2। ऑक्सीजन कितने हो गए? 6। देन आपने यहाँ क्या लगाया? 2Fe2O3। ऑक्सीजन कितने हो गए? 6। 3 मल्टीप्लाई बाय 2। ये हमेशा मल्टीप्लाई होता है बेटा, ऐड नहीं होता है। ये अपने जहन में बिठाइएगा। 3 2s are 6 and 2 3s are 6। ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। लेकिन ऑक्सीजन को बैलेंस करते करते आपके पास आयरन कितना हो गया? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 बिकम्स 4। तो अब आयरन के पास एक ही चॉइस है, मैं यहाँ तो 4 नहीं लगा सकती, नो। तो फिर मुझे 4 यहाँ लगाना है एंड दिस इज हाउ वी कैन बैलेंस द इक्वेशन विद द मल्टीपल नंबर। वी कैन बैलेंस द इक्वेशन विद द मल्टीपल नंबर। सही। तो मैं आपके सामने कुछ इक्वेशंस लिखूंगी, आप उसे बैलेंस करके रखेंगे अपने पास ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए और आप नेक्स्ट क्लास में कॉन्फिडेंटली स्टिचोमेट्री जो है वो पढ़ सकें। तो इस टास्क को अपने पास नोट डाउन कर लीजिएगा, आपकी प्रैक्टिस के लिए है बेटा। वही वाली बात है कि कर लेंगे तो आपकी अच्छाई है, नहीं करेंगे तो फिर नुकसान भी आप ही का। सही। और ये मैं आपको बता दूं, ये टॉपिक फर्स्ट ईयर का टॉपिक नहीं है, ये मैंने सिर्फ और सिर्फ इसलिए समझा दिया एक बार फिर से कि आपको अगर ये भूल चुके थे आप लोग, ये जो कभी 9 क्लास में पढ़ाते हैं हम, तो इसे थोड़ा सा रिवाइज कर लें। सही। और इसकी प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि आगे चलकर इक्वेशन हमें नहीं पता होता कि इस टॉपिक के लिए बैलेंस गिवन होंगी या फिर अनबैलेंस्ड। बेटा ये जो बच्चे हैंड रेज ऑप्शन यूज कर रहे हैं उनको पहले भी मैंने ये बात समझाई थी कि अगर उनको बहुत इमरजेंसी है पूछने के लिए तो वो व्हाट्सएप प्राइवेटली कर सकते हैं और अपना सवाल पूछ सकते हैं।
इन 4 इक्वेशंस को अपना टास्क रखिएगा और इसे बैलेंस करके रखिएगा। सही, नेक्स्ट क्लास में मैं इसके बैलेंसिंग फैक्टर्स आपसे डिस्कस करूंगी। जी, लास्ट क्लास में जो होमवर्क दिया था उसका आंसर मैंने इस क्लास के स्टार्ट में ही आपसे डिस्कस कर लिया था, लेकिन अगर फिर भी किसी का कोई क्वेरी है और उसे नहीं समझ में आया तो वो अपना सॉल्यूशन मुझे प्राइवेटली व्हाट्सएप करें, मैं वहां पे उसकी करेक्शन कर दूं। बेटा इक्वेशन बैलेंसिंग या तो डायरेक्टली होती है या फिर इनडायरेक्टली। इनडायरेक्टली का मतलब होता है मल्टीपल नंबर, एक ऐसा नंबर जो दोनों के लिए सुटेबल हो। सही, तो पहले इन इक्वेशंस को ट्राई कीजिएगा, होपफुली आपको ये बात हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि आप अपनी तरफ से 2 को हटा के 3 नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे आप 3 को हटा के 2 नहीं कर सकते हैं, तो आप क्या करते हैं, दोनों का कोई एक मल्टीपल नंबर नजर आता है आपको, तो आप इस ये गेम की तरह है, दोनों साइड बैलेंस होने चाहिए, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। सही, जो इस मैथमेटिकल गेम को एंजॉय करते हुए सॉल्व करेगा समझ में आएगा, जो इसे बोझ के तौर पे सॉल्व करेगा वो फिर मेरे ख्याल से पूरा साल परेशान रहेगा, क्योंकि फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन से है। इसलिए मैंने इस टॉपिक में रुक कर आपको ये 9 क्लास की बात पहले ही समझा दी कि इक्वेशन बैलेंसिंग क्या होती है। तो ये 4 इक्वेशन ट्राई कीजिएगा, बाकी टॉपिक के साथ साथ हम पढ़ते जाएंगे और काम करते जाएंगे। आज की क्लास हम यहाँ तक रखते हैं बेटा, नेक्स्ट क्लास में हम इसे कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।